नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लॉ गाइड। तो फर्स्ट पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जरूर देख लें। और अ, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको इन वीडियोस का मैक्सिमम फायदा लेना है तो आपको इसको क्या करना है, मैक्सिमम सुनना है और नोट्स भी बनाने हैं। और अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आपको वॉक करते समय या कुछ भी आप अपना काम करते समय इन वीडियोस को आप ध्यान से सुनें। इसमें टॉपिक वाइज हर चीज बताई गई है जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। थोड़ा सा बीच में डिले हुआ है कुछ कारणवश से, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से कुछ थोड़ा सा डिले हो गया है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल चाहूंगा कि आप इस चीज पे कोऑपरेट करें। और 15 ऑफ दिसंबर तक हम मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो लॉ के जो पेपर्स होने हैं वो दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक में होंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल वॉच करते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सेकंड पेपर पे हम लोग आ गए हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये है फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मीनिंग क्या है इसका, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर प्रपोजल क्या होता है, इसका डेफिनेशन है ना, और ये कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाता है, रिवोकेशन क्या है। तो इसमें हम कई सारी चीजें देखेंगे। और देखिए, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे इस वीडियो में बेसिकली आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के हम सीधा डिस्कस करेंगे। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए। और लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आ जाते हैं हम लोग। देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो कह लीजिए कि हर बार पूछा जा रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि वो आएगा। अक्सर ये पूछा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। Explain this statement and discuss in the brief the essential elements of valid contract। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। इसको जब भी आप लिखेंगे तो आप हेडिंग बनाएंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आप डालेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्स किया जा सकता है बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक कि कोई भी जो एग्रीमेंट है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए बेसिकली बेयर एक्ट है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और बियर एक्ट आप ले लीजिए, सीएलए की ले लीजिए, एक अच्छी बियर एक्ट है जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। और देखेंगे अगर हम जो सेक्शंस हैं बहुत सारे हैं, सेक्शन 1 से लेकर के 238 तक है ये। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है, जिन पे फोकस करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जिसमें अगर हम बात करें जो सेमेस्टर 1 में है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक, जिसको कह लीजिए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक है, तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्पेसिफिक हैं, जो आगे आप सेकंड सेमेस्टर या थर्ड और उसमें अलग अलग फोर्थ सेमेस्टर तक आप पढ़ते रहेंगे उसको। जो बीच की जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123, ये बेसिकली रिमूव कर दिया गया है 1930 में, और इसका एक अलग वो बना दिया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करके बना दिया गया। तो उसमें अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो अभी फोकस करना है, ध्यान रखिएगा, जो अभी हम लोग बात करेंगे, जो इन क्वेश्चन आंसर्स के बीच में बात करने वाले हैं, जो स्पेसिफिक जो सेक्शंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप लोग वहां मेंशन भी करिएगा आंसर्स में अपने। तो इस चीज पे आप खास ध्यान रखिएगा। अभी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेसिकली, एज पर सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1 सितंबर 1872 में जो फॉर्म हुआ था, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, क्या कहता है ये थोड़ा सा समझिएगा इसमें। Section 10 of the Indian Contract Act 1872 lays down that all the agreement are contract if the following requirement is fulfilled।
तभी माना जाएगा, वो जो एग्रीमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा अगर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये फुलफिल होती है तो। क्या है? जिसमें फर्स्ट है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, दो पार्टीज होनी चाहिए। अभी हम लोग इसको और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में भी। दूसरा है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये ध्यान रखिएगा जब आप ये लिखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी तरीके से इसको लिखिएगा पॉइंट्स बनाकर, और आगे चल करके आपको ये एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। ठीक है, दूसरे पे हम लोग आ जाते हैं, ये है अपना लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये जो है अगर आप देखें यहां पे, ये जो 6 एसेंशियल्स दिए हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अगर ये चीजें हैं तो उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब क्या है यहां पे, अगर आप देखें जो पहला पॉइंट था एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, क्या है ये? इसमें क्या है कि दिस इन्वॉल्व्स द टू पार्टीज, और अगर आप देखें सेक्शन 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन भी किया गया है, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अनदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। According to section 2E of the Indian Contract Act 1872, every promise or every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मुझे अपना ये लैपटॉप सेल करना है और ये मैं 10,000 रुपए में बेचूंगा, तो मैं एक तरीके से ये ऑफर कर रहा हूं और मैं इसके लिए तैयार भी हूं। मैं किसी को ऑफर करता हूं और आप मिस्टर एक्स कहते हैं कि मुझे, मैं इसको 10,000 में खरीदूंगा भी, तो ये दो पार्टीज हो गई, और मैं यहां पे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं 10,000 में उसको बेचूंगा और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो 10,000 में खरीदेंगे। तो एक तरीके का ये यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यही बोला जा रहा है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हो रहा है हमारे और उनके बीच में। ठीक है, सेकेंड फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब यहां पे क्या कहना है, द कंसेंट, अगर आप देखें इसको, जो सेक्शन 14 डिफाइन करता है इसको, कंसेंट इज फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ट। क्या है? द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन। फ्री कंसेंट डिफाइंस अंडर सेक्शन 14 of the Indian Contract Act. According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by coercion as under defined under section 15. यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कहीं पे अगर ये बोला जाए भाई मुझे कोई बोले या मैं किसी को बोलता हूं, एक तो हो गया कि मैंने बोला कि भाई मैं इस चीज को दे रहा हूं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, दैट इज फ्री कंसेंट। लेकिन अगर मैं उनको कहता हूं किसी चीज पे, सपोज करिए मुझे किसी को कुछ देना है और मैंने उनके सर पे बंदूक लगा दी और कहते ये आपको लेना ही पड़ेगा और इसको आपको इतने में लेना है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ, एक तरीके से जोर जबरदस्ती हो गई। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि सेक्शन 16 डिफाइन करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया, सपोज करिए कि मैंने किसी चीज को कुछ ऑफर किया और मेरे कोई सीनियर है या मेरे बॉस हैं, वो मेरे से कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये चीज जो 10,000 में आप जो लैपटॉप सेल कर रहे हो मुझे 2,000 में दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी रेटिंग खराब कर दूंगा या तुम्हारा आगे चलकर प्रमोशन रोक दूंगा। यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फ्रॉड, सेक्शन 17 इस चीज को डिफाइन करता है, और फ्रॉड में क्या होता है कि कोई भी चीज, मेरा इंटेंशन अगर गलत होगा, यानी कि मैं किसी चीज को कह लीजिए कि मेरा पहले से ही ये मकसद था कि मैं किसी इस चीज में फ्रॉड कर लूं या कुछ गलत कर लूं, तो वो नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि सेक्शन 18 डिफाइन करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया किसी चीज को प्रेजेंट ही गलत तरीके से किया गया। मैंने किसी चीज को मुझे जो उसमें देना था या जो भी मैं ऑफर कर रहा था, उसमें मेरा इंटेंशन तो वो नहीं था, लेकिन मैंने जो उसको प्रेजेंट किया, लोगों को मैंने बताया कुछ, लोगों को समझ में कुछ आया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो मिस्टेक, सेक्शन 20, 21 एंड 22 इसको डिफाइन करता है। मिस्टेक का मतलब हो गया कि मेरा इंटेंशन तो नहीं था, ये इनोसेंटली हो गया, बाय मिस्टेक हो गई कोई चीज। ठीक है, फ्रॉड तो आप जानते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया गलत हमने प्रेजेंट कर दिया, समझने में लोगों को गलती हो गई। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने हमें कोई चीज बताई और हम उसने बताया कुछ, हमने समझा कुछ, यानी उसने प्रेजेंट ही इसी तरीके से किया कि हमें वो चीज जो जाननी चाहिए थी शायद हम वो नहीं जान पाए। मिस्टेक का मतलब हो गया इंटेंट हमारा नहीं था, लेकिन कई बार इनोसेंटली हो जाता है, कोई चीज हम कहना चाहते हैं लेकिन वहां पे बाय मिस्टेक हम कुछ चीजों को हाइड कर जाते हैं या नहीं बताते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर आप देखें तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो फ्री कंसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इस तरीके से पॉइंट्स बना के इसको एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 23, the agreement must be supported by consideration on both sides. According to section 23, the consideration and object is an unlawful if, अब ध्यान रखिएगा इसमें, अगर कोई चीज लॉफुल नहीं है, लॉफुल का मतलब एक तरीके से अगर हम एग्जांपल से समझे इसको, मैंने किसी को या किसी ने मुझसे कहा या मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को बोला कि भाई ऐसा है, आप मिस्टर सी का मर्डर कर दीजिए और मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, तो एज पर लॉ ये नहीं हो सकता, ये इलीगल है, ये एक अनलॉफुल कह लीजिए कंसिडरेशन है, एक अनलॉफुल हम एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं। या किसी को हमने कहा, जैसे AK-47 राइफल की बातें होती है, तो वो ऐसे कोई भी उसको सेल नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे किसी को दे नहीं सकता है उसको, वो सिर्फ डिफेंस के लिए है। तो ये एक तरीके से अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। इसको ये कभी भी ध्यान रखिएगा कि ये लॉ इस पे अवॉइड नहीं करता है। दूसरा, अगर कहीं पे भी डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, कहीं पे भी अगर वो जो लॉ के जो प्रोविजंस हैं उसको अगर डिफीट कर रहा है, कोई चीज है जो फ्रॉडलेंट के पर्पस से बनाई गई। आज की डेट में आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो साइबर जो अटैक्स हो रहे हैं, वो सब चीजें फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे अगर आप देखें बैंकिंग इश्यूज होते हैं, वो सब भी इसमें आते हैं। इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, जहां पे उसका मकसद ही होता है कि हमने कोई चीज अपने सपोज करिए हमारा इंटेंट ही यही है, हमने कोई ऐसी चीज अपने घर के सामने लगाई हुई है जिसका मकसद है कि किसी और कोई आ रहा है तो उसको चोट लगे या इंजरी हो, तो वो हम नहीं कर सकते, वो भी अनलॉफुल है। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, जिसको ऑलरेडी कोर्ट ने डिफाइन कर दिया है कि गलत ही है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, और हम उस चीज को कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो भी हमारा है कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टीज जो है वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु, कौन, इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। आप जानते हैं 18 साल के पहले अगर है तो माइनर माना जाता है, और 18 ईयर्स से इंडिया में जो है उसको मेजर मान लिया जाता है, तो एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, तभी कॉम्पिटेंट मानी जाएगी। हु इज ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो अपने दिमाग से दुरुस्त होने चाहिए, दिमाग से सही होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए। दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी उनके ऊपर लीगली कुछ उन्हें मना किया गया हो या डिस्क्वालीफाई किया गया हो, भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये होता है जब बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरानों में जब चीजें होती हैं तो वहां पे इस चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन ये कई केसेस में जहां पे अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उसमें भी हम उस चीज को कॉम्पिटेंट नहीं मानते हैं, ठीक है ना, अलाउ नहीं किया गया कोर्ट के द्वारा। इसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। Enforceability of an agreement also depends upon whether it is expressly declared void by any law in force in the country or not. There are certain types of agreement which have been expressed declared void, मतलब कुछ ऐसे agreement हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए कि जिनको ऑलरेडी लॉ ने void कर रखा है कि वो मान्य नहीं होंगे, such as agreement in restraint of marriage, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग्स एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा, स्पेशली सेक्शन 26 से लेकर के 30 तक वो कह लीजिए कि कुछ हैं जो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं इन सेक्शंस में, उन पे कोई भी कह लीजिए कि एग्रीमेंट नहीं हो सकता है इन चीजों पे, ठीक है। इसके बाद आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें इसका क्या है, द प्रिस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा मस्ट बी ऑब्जर्व वेर एवर रिक्वायर्ड। तो लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, तभी उस चीज को माना जाएगा, तभी उस चीज को वैलिड माना जाएगा, अगर वो इन राइटिंग होगा तभी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो पहला प्रश्न जो बनता था, जो था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि जो भी एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गए, उन्होंने वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर दी है, तो वो
एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऑल एग्रीमेंट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पे हम एग्री तो करते हैं लेकिन हमने कुछ लीगल उसमें फॉर्मेलिटीज नहीं की, इन रिटन नहीं किया, बहुत सारी चीजों को हमने फॉलो नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा वो जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आता है, अब ध्यान रखिएगा कि जहां पे ये बात होती है कि एसेंशियल एलिमेंट्स की बात आती है कि क्या क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके वैलिड जो होते हैं ऑफर के, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो जनरल ऑफर होता है या स्पेसिफिक ऑफर होता है ना, और इनविटेशन से हम लोग क्या मतलब समझते हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा यहाँ पे, जो पहले प्रश्न में देखा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 2H डिफाइन करता है, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि ये होने चाहिए, ये एक तरीके से कंक्लूजन स्लाइड है समझ लीजिए, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आगे आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, ठीक है। तो सेक्शन 2A जो है इस चीज को डिफाइन करता है, किसको, प्रपोजर को डिफाइन करता है। सेक्शन 2A क्या कहता है, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिफाइन प्रपोजल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstention, he is said to make proposal। यानी कि कोई व्यक्ति जब किसी चीज को लेकर के ऑफर करता है, अपनी विलिंगनेस शो करता है, या किसी चीज के लिए किसी को कुछ चीजें करने के लिए मना करता है, या तो कहता है भाई ये आप करिए, ऑफर करता है कोई चीज ये कि आपको मैं ये चीज ऑफर कर रहा हूं, या मना करता है किसी चीज के लिए, ठीक है, तो उसको प्रपोजल बोला जाता है सेक्शन 2A के जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें। अब थोड़ा इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूं, और या मिस्टर ए है अपना लैपटॉप सेल करना चाहते हैं 50,000 रुपीज में, और मिस्टर बी जो है उसको खरीदना चाहते हैं। दोनों ने अगर मान लीजिए वहां पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑफर कर रहा है वो एक प्रपोजर हो गया, और जो एक एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गई, जहां पे प्रपोजर भी है जिसने प्रपोजल किया, और जो दूसरी पार्टी है जो इसको एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, टू अब्सटेन, यानी कुछ मना करने, भाई किसी चीज में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि उस चीज के लिए मना कीजिए, कैसे होगा। मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला था कि भाई ये लैपटॉप 50,000 में, मिस्टर बी ने कहा, उनको एक ऑफर किया, अब ध्यान दीजिएगा, बी ने ऑफर किया कि मैं आपको 55,000 रुपीज दूंगा, लेकिन ये दूंगा मैं 15 डेज के बाद। तो मैं यहाँ पे एक ऑफर आपको कर रहा हूं, एक उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि आप इसको किसी और को नहीं बेचेंगे, यानी उनको रोक रहे हैं, अब्सटेन कर रहे हैं फ्रॉम डूइंग दिस सेल, कि वो लैपटॉप अपना आगे किसी को नहीं बेचेंगे, मैं 55,000 रुपीज दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रपोजल का डिफिनीशन एक तरीके का। अब इसमें क्या है जो सबसे जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है प्रपोजल के, ये समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, कोई भी प्रपोजल तब बनेगा जब उसमें दो पार्टीज होंगी, ठीक है। अब इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, तो दो पार्टीज होनी चाहिए। प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, बाय वन पर्सन टू अनदर। दो पार्टीज का मतलब क्या हो गया, नो देयर मस्ट बी 2 पर्सन फॉर अ लीगल प्रपोजल, नो पर्सन कैन मेक अ प्रपोजल बाय हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही आप से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं या अपने आप से ही मैं कोई प्रपोजल या ऑफर कर दूं ना, दो पार्टीज होना जरूरी है। दूसरा है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब एक एग्जांपल आता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस, 1913 में ये हुआ था, और इसके ऊपर कोर्ट ने फैसला दिया था। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ये लिखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, तो आप ये लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का एग्जांपल जरूर दीजिएगा। इसका बेसिकली क्या था, नेट अगर हम देखें तो फॉर द वैलिड प्रपोजल द प्रपोजर मस्ट कम्युनिकेटेड हिज डिजायर टू द अदर पर्सन। इन फैक्ट द वर्ड कम्युनिकेटेड मेक्स इट क्लियर दैट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। इसमें हुआ क्या था, अगर मान लीजिए जैसे मैं गौरी दत्त हूं
और मिस्टर लालमन शुक्ला जो है मेरे घर में काम करते हैं, ठीक है। तो घर में काम करते हैं, सर्वेंट हैं समझ लीजिए मिस्टर। तो गौरी दत्त जी ने क्या किया, उनका बच्चा जो है वो गुम गया था। तो जब बच्चा गुम गया तो उन्होंने पूरे जहां पे वो रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, उसमें उन्होंने बोला सबसे कि भाई जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम में दूंगा। और उन्होंने 50,000 रुपीज का इनाम रख दिया कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं ये इनाम दूंगा उसको। उन्होंने अपने जो है बेसिकली क्या था, अपने सर्वेंट को बोला। तो जब सर्वेंट को पहले बोला, सर्वेंट को बोला भाई मेरा बच्चा गुम गया, क्योंकि सर्वेंट तो सर्वेंट ही है, लालमन शुक्ला को बोला कि सर मेरा बच्चा गुम गया है, जो ढूंढ के लाओ। इसको ये तो बताया नहीं कि 50,000 रुपए देंगे, लेकिन इसको सिर्फ ये बोला आप ढूंढ के लाइए। तो वो ढूंढ के लाया, ढूंढ के ला नहीं पाया। फिर बाद में इन्होंने ऑफर निकाला 50,000 रुपए का। तो हुआ क्या, काफी टाइम बीत गया। काफी समय के बाद लालमन शुक्ला उनके बच्चे को ढूंढ के ले आते हैं। तो बच्चा आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी ने लालमन शुक्ला को बाहर भड़का दिया है कि भाई आपको पता है कि नहीं है, इन्होंने 50,000 रुपए का इनाम निकाला था, आपको 50,000 रुपए मिला क्या। तो लालमन शुक्ला को जब लोगों ने भड़काया तो लालमन शुक्ला इस चीज पे लेकर के उन्होंने आगे कोर्ट में इस चीज को लेकर के पहुंच गए कि भाई मैंने इनके बच्चे को ढूंढा, इन्होंने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए। अब कोर्ट ने यहां पे इस चीज को सुनवाई की और उसमें यह बोला कि भाई क्या प्रपोजल ने आपको कम्युनिकेट किया था, या गौरी दत्त जी ने आपको कम्युनिकेट किया था कि वो आपको 50,000 रुपए देंगे, इन राइटिंग कहीं ये चीजें था ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे दूसरों से पता लगा। तो कोर्ट में यहां पे इस चीज को डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रपोजल के लिए वो कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपरली, तभी वो मान्य होगा। तो ये लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस था। उसके बाद अगर हम देखें, तीसरा है इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये जरूरी है कि कोई भी जब हम प्रपोजल या दे रहे हैं ऑफर, तो वहां पे हम उसके लिए तैयार हो, हमारा इंटेंशन हो कि हम उसको लीगल जो उसका है लीगैलिटी उसकी पूरी करेंगे और लीगल रिलेशनशिप हम बनाएंगे। यहां पे ध्यान रखिए, एक केस था बालफर वर्सेस बालफर। इसमें क्या था कि बेसिकली बालफर जो थे, मिस्टर एंड मिसेस बालफर, ये बेसिकली श्रीलंका के रहने वाले थे। श्रीलंका को पहले सीलोन बोला जाता था। और वो अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड घूमने गए थे, यूरोप में। और वहां पे जब घूमने गए थे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। तो जब उनकी छुट्टियां खत्म होने वाली हुई और उनको वापस लौटना था श्रीलंका, सीलोन, तो वहां पे उनकी वाइफ की कुछ तबीयत बिगड़ गई। और जब वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया कि अभी कुछ दिन और मिसेस बालफर को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का क्लाइमेट इनको सूट कर रहा है, इनके लिए यही बेहतर होगा। लेकिन अब क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही थी और उनको श्रीलंका वापस जाना था, तो उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कराओ और मैं जो है कुछ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो भी है, मैं जैसा भी होगा, जब आप ठीक हो जाओगे तो वापस आता हूँ, तब आप वापस आना। तब तक मैं क्या करूंगा कि आपको $30 हर महीने जो है आपको भेजा करूंगा। तो ऐसा कुछ दिन तो हुआ, उन्होंने भेजा भी 1-2 महीने, उसके बाद नहीं भेजा। तो उसके बाद क्या हुआ, मिसेस बालफर जो है वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा भेजना बंद कर दिया। और क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था वो भेजेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन भेजा, उसके बाद नहीं भेजा। तो कोर्ट ने यहाँ पे अब इस चीज को, क्योंकि देखिए ये होता क्या है, कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि हम बच्चों में भी बोलते हैं कि भाई आप 10th में इतने परसेंटेज ले आओगे, हम आपको आईफोन दिला देंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि बच्चा जाकर के केस कर देगा। तो ये एक तरीके से कोर्ट ने भी यहाँ पे बोला, क्या इसमें लीगली उनका इंटेंशन था इसको लीगल करने का, क्या ये एक रिटन में इस तरीके से बनाया गया। तो ये पाया गया ऐसा नहीं था। उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है, हम भेज देंगे। एक तरीके से ये सोशल, एक डोमेस्टिक ऑफर था जो लोग घर में अक्सर बोलते हैं। तो कोर्ट ने इस चीज को डिसमिस कर दिया और उस पर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी इस पे केस या नहीं हो सकता, या इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये बालफर वर्सेस बालफर केस 1919 में हुआ था। इसको भी आप लोग कोट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो था चौथा, मस्ट बी डिफाइंड एंड क्लियर। प्रपोजल जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। बिसाइड्स द अबव टू एसेंशियल्स, a proposal must also be certain and definite. Its terms should not be so vague so as to prevent contract being formed. इतना
साफ और क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेग है और फिर उस पर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को बोला कि भाई ये लैपटॉप मैं अपना दे दूंगा 30-35 हजार रुपए में बेच दूंगा, मैं इसको 30-35 हजार में बेचना चाहता हूं, तो ये क्लियर नहीं है बिल्कुल, मुझे एक स्पेसिफिक इस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। या मैंने किसी को बोल दिया फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास एक्सयूवी है, डिजायर है, सभी व्हाइट कलर की हैं, एक वैगनआर भी है, और मैंने बोला मैं अपनी व्हाइट कार बेचना चाहता हूं। अब मैं कौन सी कार बेचना चाहता हूं, कोई आएगा खरीदने, तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगा तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस की हैं, उसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें जो वैलिड कह लीजिए कि एसेंशियल फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो हम लोगों ने डिस्कस किए पूरा। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल क्या है, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एक जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में। जनरल ऑफर ध्यान रखिएगा, जनरल ऑफर इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल और सोसाइटी और कम्युनिटी इन जनरल होता है ये। स्पेसिफिक ऑफर जो होता है इज मेड टू वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, स्पेसिफिक होगा कुछ लोगों को लेकर के। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन while specific offer can be accepted only by the person or person to whom it is made. Acceptance जनरल ऑफर में क्या है, एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू टर्म्स इज सफिशिएंट, ठीक है। एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द परफॉर्मेंस बाय द ऑफरी अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द ऑफर इज सफिशिएंट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। while in a specific offer the offer must express his acceptance to enforce the contract, ठीक है। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्या है, ऑफर प्रपोजल इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पर्सन, but when formation of any fact is given to any person as the invite to make a proposal is called an invitation to the proposal। तो ध्यान रखिएगा, ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ अ पर्सन, इनविटेशन टू ऑफर इज व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू इनवाइट अ प्रपोजल। जैसे कई बार आप देखें जो शॉप्स पे सामान रहते हैं ना, आइटम्स डिस्प्लेड विद प्राइस टैग्स, ये एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर है। ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर। अगर वो भी तैयार होंगे जो जिनको लेना है तो ये ऑफर होगा, अदरवाइज ये एक इनविटेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अब हम लोग इसको यहीं पे विराम देंगे। ये दोनों आप बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करिए, और मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूं कि अगर आप अभी इस वीक में इसको लगातार वॉच करिए, कोशिश रहेगी डेली एक वीडियो आए मेरी, ठीक है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको कल तक मिल जाएगा जी।